नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो पॉलिटी का बेस क्लास था, उस दर्शन में हम लोग पढ़ा रहे थे। दर्शन में एक और थोड़ा आगे देख लेते हैं, जो हम लोग के जो प्रस्तावना है या जो भी आप देखेंगे फंडामेंटल वैलिटीज है, उसमें जो शब्द आते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो शब्द आते हैं, अगर दर्शन में हमने उस दिन बताया था जो कि जो भौतिकवादी क्या है, क्रिस्टोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, मोरालिटी में क्या अंतर है, और अग्नि का जो विकास हुआ उसके बारे में हम लोग बताए थे कर्म के विकास में। आज हम लोग जो देखते हैं कि दर्शन में ही अगर देखेंगे तो अगर आप वो जो होते हैं ना कि अ, मूर्त शब्द क्या है, अमूर्त शब्द क्या है, ठीक, इसके बारे में बताएंगे। और जो वो दर्शन है उसमें देखेंगे कि जो आदर्श क्या है, परंपरा क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ये क्या चीज होता है, इसका उपयोग आपको मिलेगा आगे चल के। ठीक है, तो ये अगर स्पष्ट रहेगा तो आगे काम ही देगा। इसके बाद हम लोग बेस पे चलेंगे अपने। तो आज हम देखते हैं मूर्त क्या चीज। तो मूर्त क्या चीज है, अमूर्त क्या चीज है। मूर्त मतलब होता है इसमें जिससे जो अगर हम मानसिक में जो सोचते हैं उसको बोलते हैं अमूर्त शब्द। अमूर्त शब्द जो हम लोग सोचते हैं कि लक्ष्य रखते हैं कि हमको ये काम करने का है, या हम लोग पहले क्या बनाते हैं, जैसे शादी ब्याह हुआ तो उसमें हम लोग प्री प्लान बनाते हैं ना कि हमको अटेंड करने का है, ये बाजा करने का है, ये टाटपट्टी करने का है, ये आपका अगर साड़ी इतने लेने का है, और सब्जी के जो भी रहेंगे लिस्ट बनाया जाता है कि आप लिस्ट लीजिए किसको किनको निमंत्रण भेजना है। उसको जो हम लोग सोचते हैं उसको बोलते हैं अमूर्त रूप। और जब वो जो कर लेते हैं ना, जो अगर उसको स्टेचू में आ जाता है, जो मूर्ति में आ जाता है, उसको बोलते हैं मूर्त रूप। रूप से मतलब ये होता है कि इसे आपने सोचा कि मुझे मार्केट चलने का है, आज सब्जी खरीद के कोहड़ा लेना है, जो भी हो, प्याज हो, लहसुन हो, ये लाने का है। तो आप ये सोच लिए हैं तो इसको बोलते हैं अमूर्त रूप। अमूर्त रूप से प्लान बना चुके हैं, आपने ये सोचा है कि मेरे को मार्केट में चलने का है, लहसुन लेके, प्याज लेके के और भिंडी लेके चले आने का है। आपने इसको सोचा, सोचे, सिर्फ सोचे हैं, इसको बोलते हैं अमूर्त रूप। आपने जो सोचा है वो अमूर्त रूप है। आपने मार्केट गए और प्याज, लहसुन और जो भी भिंडी था या जो करेला जो भी आप लेके अगर आए, हाथ में ले लिए हैं, तो अब तीनों तो वो जो सोचे थे वो ले लिए, उसको उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मूर्त रूप। आपने अमूर्त सोचा और मूर्त रूप किए, इसको ये दोनों मतलब यही है दोनों, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त क्या है, जो हम लोग उसको एक्टिव होके काम करते हैं, वो फिर दिखने लगे कि हाँ आपने कर रहे हैं, उसको मूर्त रूप बोला जाता है, मूर्त रूप दे दिए हैं। अमूर्त से तात्पर्य है, अमूर्त से तात्पर्य ये हुआ कि जो हम लोग सोचते हैं कि ये प्लान है बनाने का, तो उसको अमूर्त रूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मूर्त और अमूर्त। अच्छा, अब हम लोग ये चलते हैं कि आता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है कि जो होते हैं सम्मान करना। तो ये सम्मान शब्द क्या है, तो सम्मान शब्द भी एक क्या है, एक अ, अमूर्त रूप है। सम्मान शब्द, अभी किसी को सम्मान देना हुआ तो क्या बोलेंगे, सम्मान भी एक अमूर्त रूप है। सम्मान जब हम लोग पैर छू के प्रणाम कर लेते हैं उसको हम फिर वो मूर्त रूप बोलते हैं ना। तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, जो बहुत ज्यादा चर्चा में आता है। एक जो शब्द आता है बहुत तेज आता है, इसको हम लोग भी देख लिख के देखते हैं, मतलब कैसे चलता है, प्रोसेस कैसे चलता है। या ये कह लीजिए, सबसे अच्छे से समझिए इसे। जो हम लोग संसद में जो भी प्रतिनिधि भेजते हैं, सांसद को, विधायक को बना करके या प्रधान को जो बनाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ना, वो लोग जाते हैं संसद में, अपने कानून बनाते हैं 50+1 से, जो भी बहुमत से बनाते हैं। तो पूर्व काल में कैसे बनता रहा होगा, इसके बारे में अगर देखेंगे ना, पूर्व काल में जो सती प्रथा था, और जो विधवा विधवा पुनर्विवाह से पहले जो विधवा विवाह नहीं होता था, वो कैसे आया, वो जो जो भी रूल बनते थे पहले, वो कैसे अपने वो पूरे समाज में आ जाते थे, लागू हो जाते थे, समाज उसको जानने लगता था। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनता है इसको देखेंगे। तो हम लोग एक पहले देखते हैं, पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, ये इसको बोलते हैं व्यक्तिगत, व्यक्तिगत योग। ठीक है, और ऊपर लेनी है, एक मिनट, इसको और ऊपर से ले लेता हूँ। पहला है
व्यक्तिगत 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 प्रयोग व्यक्तिगत प्रयोग दूसरा है व्यक्तिगत व्यक्तिगत आदत तीसरा है सामूहिक सामूहिक आदत चौथा है सामूहिक सामूहिक अपेक्षा सामूहिक अपेक्षा पांचवा है प्रथा है प्रथा यह है परंपरा है परंपरा है छठवां है आदर्श 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 नियम आदर्श नियम सातवां है संस्था संस्था है ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं जो हम लोग पहले से जो कानून बनता था बनने का तरीका यही था व्यक्तिगत प्रयोग होता था व्यक्तिगत आदत होता था सामूहिक आदत होता था सामूहिक अपेक्षा होता था प्रथा या परंपरा होता था आदर्श होता है फिर उसके बाद आता है संस्था। तो इसमें आप देखेंगे जैसे अभी एक प्रयोग हमको सम्मान करना है किसी का अब मान लीजिए मेरे यहाँ रिश्तेदार कोई आ गए हैं मोटी बात में अगर आप एग्जाम्पल देंगे गाँव में देखेंगे जो भी अगर रिश्तेदार आते हैं तो आदमी अभी देखेंगे तो पैर छूते हैं हर कोई छूता है तो पैर छूने वाली जो है जो ये प्रथा रही है ये हुआ कैसे होगा तो आदमी अगर आप शुरू में कल्पना करेंगे तो हम लोग चार एग्जाम्पल लेते हैं कोई पैर छुआ हाथ से पैर छुआ वो दिया दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो देखते ही मुस्कुरा दिया वो भी मुस्कुरा दिए ये भी सम्मान देने का एक प्रयोग है। अभी आप देख लीजिए हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो कल्चर है अगर आप जो पीएम मिलेनी थी और भारतीय जो पीएम थे और अन्य से ऋषि सुनक जी थे ब्रिटेन के तब थे और यूएसए के प्रेसिडेंट से तो लोग गले लग के उन्होंने एक दूसरे के गले लगा सबसे और मोदी जी ने हाथ जोड़ दिए मतलब हाथ जोड़े तो उनका देखिए सम्मान जो करने का तरीका था क्या था वो लोग गले सबसे लगे अब जब मोदी जी गए तो वहाँ हाथ जोड़ लिए मतलब आप देखिए वो गले लगे ये हाथ जोड़ लिए तो ये उनका ही सम्मान करने का वो तरीका है उन्होंने सम्मान दिया हाथ जोड़ किया वो लोग गले लग के किए तो अपना अपना जो है रूल होता है ये रूल जो बना है यही रूल है इसी से बना है। अब आप देखिए थोड़ा इसमें से तीन लोग थे हमारे तीन व्यक्ति थे एक ने रिश्तेदार घर पे आए हैं सब शुरू शुरू में क्या बना उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ एक ने क्या किया पहले वो मुस्कुराया वो भी मुस्कुराए एक सम्मान हो गया कुछ नहीं बोले चलिए फिर दूसरे ने पीठ पे हाथ रख दिया आए तो पीठ पे हाथ रख दिया उसके बाद ये बोले मैं सम्मान दे दिया पीठ पे हाथ रख करके तीसरा ने क्या किया पैर छुआ तो जो 10 लोग और थे या और अन्य लोग थे तो उनको लगा नहीं यार सबसे जो पैर छुआ है वो सबसे अच्छा किया है क्यों सबको वो बोले नहीं ये प्रथा मतलब ये जो नियम बनाया है बहुत अच्छा नियम है किसी को पैर छू लो हाथ से ये सबसे बड़ा अच्छा तो अगर ये सबसे बड़ा सम्मान होगा यही मतलब अच्छा वो सबको यही लगा जो पैर छुआ और जो मुस्कुरा वही मुस्कुरा ये वाला सिस्टम बोले नहीं ये नहीं ठीक है अच्छा जो उस पीठ हाथ रखे बोले ये भी नहीं सही है तो अब तीनों ने व्यक्तिगत प्रयोग किया तीन व्यक्ति ने एक रिश्तेदार पे व्यक्तिगत प्रयोग किया वो लोग व्यक्तिगत प्रयोग किए तो तीसरा लोग था वो हाथ से जो है पैर छुआ वो सफल माना गया अब बोले नहीं ये जो छूने वाली प्रक्रिया ये बहुत मस्त है अब वो जो व्यक्ति है
कई लोग देखे और कई लोग अब जो रिश्तेदार सबके आते थे तो पैर छूते थे, कुछ नहीं करते थे। बोले ये पैर छूना बहुत अच्छा लगता है, हँसना और पीठ पे मत रखना। तो अब क्या हुआ, जो वो व्यक्ति जो एक ही किया था, उसका सब देखे अच्छा लगा, सब लोग लगे प्रयोग करने। नहीं यार, जो व्यक्ति थे वो लोग बोले नहीं, और जो पैर छुआ था उसका भी आदत पड़ गया, तो व्यक्तिगत आदत पड़ा। अब जब 4 लोग 10 लोग और देखे गाँव में, तो वो लोग भी क्या किए, एक समूह में बोले नहीं अब पैर ही छुआ जाएगा, ये मुस्कुराना वाला, हाथ रखने वाला नहीं चलेगा। तो अब देखिए, अभी ये एक ही लोग किया था, अभी उसका आदत पड़ गया। वो जहाँ जाता था लोग देखते थे, एक समूह बन गया। उसका एक समूह में ही लोग पैर छूना चालू कर दिए। अब देखिए यहाँ से देखिए ये नियम बढ़ता जाएगा। इसकी जो आप बोलते हैं संख्या में, ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। अब इसने अकेले प्रयोग किया, ये एक व्यक्ति का था, एक प्रयोग किया, ये भी एक ही था। देखिए, एक इसका आदत पड़ा, अब समूह में आदत पड़ा, मतलब कई लोग हो गए। अगर 100 लोग थे मान लीजिए, 100 लोग में सामूहिक आदत में लगभग ये 25 लोग प्रयोग करने लगे। ये देखिए, ये समझिए ऐसे 25 लोग प्रयोग करने लगे। अच्छा, अब जब सामूहिक अपेक्षा हो गया, अब ये सामूहिक आदत था, सामूहिक अपेक्षा का मतलब हो गया समूह जितने भी लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे, 25 करते थे, 25 का आदत पड़ चुका था, बाकी 75 लोगों का आदत नहीं पड़ा था। अब क्या हुआ, चौथे स्टेज में क्या हो गया कि समूह की में भी अपेक्षा होने लगी। अब अगर 25 लोग किए हैं, ये स्टेज में कर जाएंगे ना, 100 लोग अगर हैं, 100 लोग से अपेक्षा की जाती है वो पैर ही छुएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये अपेक्षा होने लगा है। अब यहाँ से रूल कड़ा होता गया। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए 99 लोग किया या 98 लोग किया, यहाँ पे 2 लोगों ने नहीं किया, 2 लोगों ने नहीं छुआ, 98 लोगों ने पैर छुआ। अब इधर होगा क्या, अब ये अपेक्षा लोग उसको कोफ्ती में ले जाएंगे, डांटेंगे, बोले ये तरीका नहीं है, जो भी मेहमान आते हैं पैर छुआ जाता है, छुओ। ये अपेक्षा की जाती है कि आप भी करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो अपेक्षा उससे यही बनती है कि आप दोबारा ऐसे करेंगे, और इस तरह की आप व्यवहार मत करना कि बड़े हो जाए, छूना ही नहीं मत। तो अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें रूल बढ़ता जा रहा है, इसमें जो सहमति थी लोगों की अब बढ़ती जा रही है। अब देखिए फिर जो प्रथा परंपरा, तब लोग बोलेंगे नहीं पैर छूना हमारी परंपरा है, हमारी प्रथाएं हैं, ये हमारी सदियों से चली आ रही है। तब ये रूल, ये सब पे रूल लागू हो जाएगा। एक समूह था, अब एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा, ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। वो जो भी क्षेत्र उसका एरिया होगा, तो वहाँ प्रथा परंपरा ही चलने लगेगा, कोई भी आएगा पैर छूना। अब देखिए यहाँ से अब रूल बढ़ता ही जा रहा है, एक क्षेत्र विशेष हो गया है, एक क्षेत्र पूरा ले लिया। अब यही जो क्षेत्र विशेष वाला एक आदर्श नियम बन जाएगा, लगभग एक क्षेत्र में सब लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो इस क्षेत्र में इसको तब बोलते हैं आदर्श नियम। ये आदर्श नियम है कि पैर छूना सबका संस्कार होना चाहिए, ये जरूरी है। इसी को बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कि ये आदर्श नियम हो गया है। आदर्श मतलब एक क्षेत्र में हर लोग, कोई भी जाएगा वहाँ, अगर रिश्तेदार है उसका पैर छुएगा ही, इसको आदर्श नियम बोलते हैं। अब जो भी इंस्टीट्यूट होगा, जो संस्था बन गया, संस्था से तात्पर्य है, अगर ये संसद में पहुंच जाएगा, डायरेक्ट इसको आप एक अधिनियम बन जाएगा। विधेयक विधेयक पे ज्यादा से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको एक्ट बना दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं संस्था। संस्था का तात्पर्य राजा तब ऑर्डर दे देगा कि हमारे जो रूल है रिश्तेदारों का होता है, वो राजा ये बोल देगा कि जो भी हमारे राज्य क्षेत्र में है, कोई भी रिश्तेदार किसी के यहाँ जाता है तो पैर ही छुआ जाएगा, इसे बनाया जा सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा, घबराने का नहीं, ठीक है। ये रहे आपके व्यक्तिगत प्रयोग, व्यक्तिगत आदर्श, सामूहिक आदर्श, सामूहिक अपेक्षा, प्रथा परंपरा, आदर्श नियम, संस्था, ये सातवें संस्था आ जाती है। जो हिंदू लॉ हम लोगों का है ना, ये डायरेक्ट इसी प्रक्रिया से हुआ है, डायरेक्ट इसको एक अधिनियम बना दिया है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो नहीं है, उसको भी डायरेक्ट यही न्यूज चला था, ये अभी संस्था बना दिया है सीधा सीधा अधिनियम बना करके। ये इसी तरह चलते। अगर आप सती प्रथा का देखेंगे, सती प्रथा भी इसी रूल से बना है, इसी रूल से बना है। कैसे, अभी 4 लोग मान लीजिए डेथ हुआ किसी का, युद्ध गए मरने, तो जो पति का शव आता है, तो एक मान लीजिए महिला है, वो जाकर जल गई चिता में ही, जान बूझ करके। अंदर चला जाए क्या, 1 मिनट। तो क्या हुआ, अब जो मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, एक ने रोया, पति का शव चला गया, वो रोई, बेहोश हो गई, ठीक है। दूसरी जो औरत है क्या की, वो क्या कि रोई के साथ साथ वो चिता पे जाके
अपने पति की चिता पे जाके मर गई। अब जो अगल-बगल वाले हैं क्या किए, वो तो व्यक्तिगत प्रयोग की थी ना, उसका भी अब देखिए, अब जो देखी थी दूसरा वाली, दूसरा का ऐसा एक हुआ, तो वो भी जाके मर गई, मतलब चिते पे जाके जल गई। तो आप बोलते हैं यार ये तो मतलब सबको एरिया में अच्छा लगने लगा, ये ऐसा सतीत होना या पतित होना चाहिए, मतलब विश्वास होता है कि देखो ये अपने मतलब हस्बैंड से कितना प्रेम रखती थी, मतलब अगर ऐसी समझिए, तो ये कि जाके जल गई, उसकी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। अब धीरे धीरे देखिए इसमें अब विद्युत प्रयोग वो की थी, फिर उसका एक दूसरा देखिए वो भी आदत पकड़ ली, मतलब आदत मतलब एक ही, अब बार बार कोई मरेगा नहीं, मतलब आप समझ लीजिए, उसको देखी देखा कोई दूसरी भी ऐसे कर गई। अब जो है उस एरिया में जो था, अब समूह में इससे चलने लगा, कई लोग मतलब अगर होता है तो जाके जल जाती थी, तो लोग इस पे जो भी हम लोग उसमें गाइडेंस करने वाला था, जो लोग पुरोहित वर्ग था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था उस समाज में, इसको एक्सेप्ट कर लिया और मना भी नहीं किया, बोला नहीं ठीक है जो कर रहे हैं सब सही है। तो अब देखिए जो समूह आदत हुआ, फिर सामूहिक अपेक्षा भी होने लगी। अब जो मर गया किसी के पति अगर नहीं जा रहा है, उससे अपेक्षा ही की जा रही है कि आप जाओ, अपने आप क्या हुआ, वो तो अपनी मर्जी से गई, अब उसको जबरदस्ती बोला जाए नहीं जाना ही पड़ेगा, मतलब प्रेशर दिया जाने लगा। फिर ये प्रथा परंपरा चली आई कि भाई हमारे यहाँ तो सती प्रथा है। तो जो आपने अगर 1828 में विलियम बेटिंग्स देखेंगे, और राजा राम मोहन राय जो भी उनके प्रयासों से भी ये बंद कराया गया, तो ये रहा। हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि शब्द आएगा, शब्द आता है कि जो आप अगर देखेंगे तो शब्द कौन कौन आएंगे, इसमें आएगा संस्था आएगा, आदर्श आएगा और परंपरा आएगी। कहाँ आएगा, तो आप देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज अपना है आर्टिकल 4A का भाग 4A का जो 51 आर्टिकल 51 का एक नहीं है, उसमें पहला ही बोला गया कि हमारे जो संविधान है उसका पालन करें, उसके आदर्शों, ये आदर्श, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं तथा राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का पालन करें। तो ये आदर्श और नियम आयोग नहीं है ना। अच्छा उसके बाद फिर आएगा, फिर क्या आएगा कि जो भी स्वतंत्रता के समय चलाए गए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उसको दिल में संजो, हृदय में संजो कर रखे। तो उच्च आदर्श क्या है, तो जो हमारे जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है, ये आदर्श ऐसे मतलब आदर्श से तात्पर्य ऐसे कुछ रहे होंगे जो भी उनको यादगार दिलाने वाले, या जो भी रूल रहे होंगे हमको, हमारी जो भी रूल है, जो भी हम लोग प्लान बना रहे हैं, ये परंपरा में उच्च आदर्श में एक और अच्छे सकते हैं, वो अगर देख सीख लेंगे तो महात्मा गांधी जी से सीखिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर अगर आप 1924 का देखें, जब सत्य भक्त ने और जो सिगार जो वेलू चेट्टियार थे, उन्होंने जो बनाया था साम्यवादी 1925 में बना, बम्बई में जो किए थे, तो वो अभी बना ही था साम्यवादी। बाकी उसके बाद उसको पकड़ना भी चालू हो गए। कहाँ से, जब आपने कानपुर पकड़े तो कानपुर षड्यंत्र कहा गया। फिर अगर आप कहेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में होगा षड्यंत्र। फिर अगर आप मेरठ वाला ज्यादा चर्चित में था, जो 32 लोग पकड़े गए थे, तो मेरठ में पकड़े गए तो मेरठ वाला हो गया। लाहौर में इसी तरह पकड़े गए तो लाहौर षड्यंत्र। और बाकी अब बताइए 1885 में बनी आईएनएससी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसको क्यों नहीं पकड़े गए, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से चल रहे थे, और उनका ध्येय हिंसात्मक बिल्कुल नहीं था, एकदम शांत स्वभाव थे, और वो बिल्कुल एकदम हिंसा से दूर रहते, अहिंसावादी थे एकदम। तो वो अपना सब इसीलिए वो टिका रह गया। उसके आगे कई पार्टियां बनी, स्वराज पार्टी हुई, वो भी चली गई, साम्यवादी बनी, समाजवादी बनी, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। तो ये सब क्यों टिका, मतलब ये सब क्यों नहीं टिके, और आईएनएससी क्यों टिका, तो ये सब अंतर, ये सब आदर्श हम लोग आते हैं। और जो फिर एक शब्द आता है परंपरा, तो आप अगर देखेंगे जो फंडामेंटल का जी है, आर्टिकल 51 का जी है, जो उसमें बोला गया है कि जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उसको आप परखें, उसका तथा परीक्षण करें। तो जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो उच्च गौरवशाली परंपराएं थी, तो परंपरा शब्द ये आया ना, वो परंपरा शब्द जो था ये यही आया। तो इससे आप स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज है। तो ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ये लेसन का ये पार्ट, तो ये बहुत जरूरी था, रूल कैसे बना,
तो ये अगर आएँगे तो एक इतिहास भी आप एक नज़रिए से दोहरा लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ के हम लोग अब देखते हैं कि पॉलिटी का विकास कैसे हुआ इसका। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था है क्या चीज़? तो राज व्यवस्था में क्या-क्या मतलब इसके क्या तत्व हैं? तो राजत्व के जो भी राजत्व हैं, ये विकास इसका कैसे हुआ जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पॉलिटी का है तो है ही क्लास। तो आप अगर देखेंगे राज्य के तत्व, राजत्व के तत्व। तो इसमें आएगा एक तो लैंड आ जाएँगे, ठीक है? भूमि हो जाएगा और इसमें जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या होगा, इसमें गाँव हो जाएँगे, नगर हो गया, ठीक, नगर हो गया और आपको स्वयं संप्रभु, संप्रभु, संप्रभुता हो। तो ये 4 तत्व हम लोग देखते हैं, राजत्व के 4 तत्व हैं। तो अगर कहीं भी राज्य है, किसी भी राज्य के पास अगर किसी कहीं भी अगर मतलब अगर बोल देश है या राज्य, राज क्या है? राज शब्द क्या है? तो राज शब्द में ये 4 तत्व आएँगे। एक तो आएगा भूमि आएगा, जनसंख्या आएगी, गाँव है, नगर है, संप्रभु। संप्रभु मतलब से तात्पर्य है कि आप जो है स्वयं प्रभु करेंगे ज़्यादा संप्रभु मत करिए, बराबर हो जाएगा। ये वाला स्वयं प्रभु, स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु से तात्पर्य कोई भी निर्णय लेगा, खुद निर्णय लेगा। ठीक है? स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु से तात्पर्य है खुद निर्णय लेगा, कोई उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये आपके राजत्व के 4 तत्व हैं, ठीक है? अब ये तत्व रहा, अब हम लोग बढ़ते हैं कि राजत्व तत्व का शुरू में विकास कैसे हुआ, इसका क्रमिक विकास क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो राजत्व में सर्वप्रथम आप देखेंगे एक हम लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं, कैसे राजाओं का विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर आप किसी एक गाँव का आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई इलाका ले लीजिए, इलाके में मान लीजिए बहुत धान, गेहूँ ये फसल होते थे, ठीक है? तो बाहरी वाले आकर के चुरा ले जाते थे। तो जब फसल कटने का रहता है तो काट ले जाते थे रात-बिरात आके आकर के, तो वो लोग परेशान हो गए थे। एक चित्र बना के करते हैं, अच्छा रहेगा। मान लीजिए ये मान लीजिए गाँव है, ठीक है? और ये गाँव है और कुछ बस्तियाँ इधर हैं, ठीक है? ये मान लीजिए बस्तियाँ हैं, यहाँ मानव रहते हैं, ठीक? ठीक है? ये आपका खेत है, ठीक? ये मान लीजिए यहाँ फसलें हैं, ये पूरा खेत ही है मान लीजिए, ठीक है?
ऐसी फसलें हैं। तो यहाँ खेती होता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि ये लोग जब फसल पक जाता था, तो बाहरी वाले आकर के अटैक करके लेके चले जाते थे। अब 4 महीने, 6 महीने फसल की, कोई बाहरी आके ले चला जाता था, काट ले जाता था, आधा-अधूरा इनको मिलता था। तो ये लोग दिमाग ये लगाए कि बोलते हैं ठीक है, जो हम लोग मान लीजिए 6 लोग थे, तो बोले एक काम करो आप 2 लोग निकल जाइए इधर, एक आपको लेके जाना चाहिए, एक इधर एक बॉर्डर पहुँच जाइए, ठीक है? 2 लोग निकल के 4 लोग खेती करेंगे, 2 लोग जो है इधर रहेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जब फसल पकने वाला रहेगा, तो ये लोग रक्षा करेंगे इसकी। इधर से तो ये लोग है ही हैं, तो इधर से ज़्यादा अटैक होता था, इधर से नहीं लोग अटैक करते थे। तो अब हुआ क्या कि इधर से वाले जो जब भी कोई आता था, तो ये 2 लोग मतलब उसमें आवाज़ देते थे, तो समझ जाते कि लोग हैं, तो फसल बच गई। अब फसल बच गई, तो लोगों को लगा अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा रूल रहा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये लोग अब खेती करना बंद कर दिए, ये 2 लोग। ये बोले नहीं मेरा यही अच्छा है, मैं खेती कर नहीं करूँगा। ऐसे धीरे-धीरे ये टैक्स, अब जो वर्ष भर का जो फसल होता था, ये लोग मिल करके इसको देते थे। जो हिस्सा 4, जो 4 का जो 6 का हिस्सा पूरा लगेगा, ये सिर्फ़ खेती नहीं कर रहा है। ये 2 लोग खेती नहीं करेंगे, फिर भी इनका हिस्सा 6 के मतलब जो भी होता था, 6 की हिस्सेदारी में होता था, 1 हिस्सा ये 6 में पाते थे। तो धीरे-धीरे ऐसे क्या हुआ, तो ये दिमाग लगाने लगा, ये वाला, कि बोलते हैं जब मैं यहाँ हूँ, इधर वाले जो भी इलाके हैं, इसका भी मैं रक्षा करके ये वाले से भी ले लूँगा। आप समझ रहे हैं ये बात मेरी? ये 2 लोग बोले, ये बोले, मैं जब यहाँ रक्षा ही करता हूँ, तो ये यहाँ से तो यहाँ रक्षा करते हैं, तो इधर से तो ये इलाका का भी तो मैं रक्षा कर सकता हूँ ना। ये लोग से भी वो लोग, इनको नहीं पता था, नहीं इन लोगों को नहीं पता था। ये लोग दोनों मिलकर के यहाँ वाले से भी यहाँ वाले दोनों से ले लेंगे। अब यहाँ दोनों से मिला, इन लोगों से ज्यादा होने लगा, और उसको वहीं रखते थे, इसको यहाँ रखते थे। आगे चल के इन लोगों का विकास हुआ। अभी यही देखिए राज्य कैसे विकास होता, कैसे राज्य बनता है। यही धीरे-धीरे सामंती व्यवस्था बनने लगा। अब ये दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग, ये लोग और ये लोग जो भी थे, इनसे ज़्यादा एरिया में सबसे ज़्यादा ये लोग बढ़ने लगा। इन लोगों के पास संपत्ति ज़्यादा हो गई। ये जान भी गए। अब ये लोग क्या करने लगे कि औजार की तलाश में होने लगे। मान लीजिए औजार ही पा गए। अब क्या किए, ये सब पे अगर धमकाने लगे कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगा, ठीक है? अगर बात नहीं मानेंगे तो चोरी करा देंगे। तो जैसे आप वलसाड में अंग्रेजों ने क्या किया, जो टैक्स का जो मना कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्यों कर रहे थे? वो लोग रात में ड्यूटी करते थे, बोलते थे हमको एक्स्ट्रा तो नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो उन लोगों जानबूझ के चोरी करवा देते थे, उससे कमीशन मिल जाता था। तो ये रूल अपनाने लगा मान लीजिए ये दोनों, ठीक है। धीरे 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 करके ये राजत्व का विकास हुआ, ऐसे ही मान लीजिए। बाद में ये लोग क्या कि पूरे क्षेत्र को प्रभुत्व करके खुद खेती करवाने लगे और टैक्स ज्यादा लेने लगे। नहीं दोगे तो मैं दूसरे के दे दूंगा या आपकी हत्या करवा दूंगा। धीरे धीरे इसी तरह जो है राजा बनने लगे, इसी तरह कम रूप से विकास हुआ। और अगर हम आगे हम लोग बढ़ते हैं कम यूरोप में, तो ये अब मतलब ये स्पष्ट हुआ ही ना इधर से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग देखते हैं उसमें कि अब आधुनिक में हम लोग आ जाते हैं, प्रस्तावना से हम लोग चालू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो रहा कि मतलब बुनियादी क्या है, इसको मैं इससे स्पष्ट कर दिया हूँ। इसी तरह राजा का धीरे धीरे विकास हुआ। तो अगर आप इसे और आगे क्रम में लेना चाहते तो सूरज जो महाजनपद थे, जो तो उसमें क्या हुआ था, ऐसे ही एक क्षेत्र थे। महाजनपद से मतलब बहुत बड़ा मतलब कोई प्रांत नहीं था। अभी आप देखेंगे जो काशी है, अभी काशी का देख लीजिए, वज्जी का देख लीजिए, वैशाली का देख लीजिए, तो ये क्षेत्र ज़्यादा दूरी अपने थोड़ी है तो पास ही पड़ोस है। तो सूरसेन हो गया, मथुरा हो गया, मतलब ये है। तो अगर आप देखेंगे काशी कांची, तो मतलब जो भी ये इलाके थे ये यहाँ के 16 महाजनपद में मत्स्य जनपद था। तो और तो ये जो राजस्थान में था इधर, ये अब मान लीजिए। और उधर आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र जो है पास में ही है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरह जो है ये लोग क्या किया, धीरे धीरे एक जनपद से दूसरे जनपद में मिले, दूसरे तीसरे में मिले, इस तरह बढ़ता गया। अगर ये कर्मी ग्रुप में देखें तो आज जो बड़े क्षेत्र में है वो इसी तरह का विकास हुआ, ठीक है। अब हम लोग एक देखते हैं कि
प्रस्तावना में जो शब्द आते हैं, जिसे हम लोग प्रस्तावना में देखेंगे। प्रस्तावना में क्या है? हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता और व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुत्व को सुनिश्चित करते हुए आज 26 जनवरी 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 संवत 2006 विक्रमी को एतत् इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। ये आपका इसमें था। अच्छा, इसमें जो शब्द आए हैं, क्या क्या शब्द आए हैं? समाजवादी आया है, लोकतंत्रात्मक आया है और पंथ निरपेक्ष शब्द आया है और लोकतंत्र और क्या आया है? मतलब 3-4 शब्द आए हैं। तो अब ये समाजवादी क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है और अब पंथ निरपेक्ष क्या है? तो पंथ निरपेक्ष में तो हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो आपको मेटाफिजिक्स था, एथिक्स था, एथिक्स में आप समझेंगे तो समझ में आएगा। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य जो हमको कोई भी पंथ हो, पंथ जो भी मतलब ईश्वर तक ले जाता है। तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द आया कैसे? आने का से तात्पर्य है कि मतलब इनका मकसद है कोई भी हर आदमी हो तो कोई भी एहसान करता है तो उसके बदले में आदमी एहसानमंद हो जाता है कि नहीं मैं ये काम का एहसानमंद हूँ। ठीक है, हमारा जो मौका था इसने साथ दिया। तो आदमी कौन साथ देता है? आप देखेंगे सुबह उठेंगे, भोर होता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, चंद्रमा हमको रात में दिखाती है, जमीन पे फसल पैदा होता है, हवा चलता है तो हमको सांस लेते हैं, ठंडी हवाएं हमारे शरीर को सुखद बनाती हैं, वर्षा होता है, हमारे फसल होते हैं, पानी पीते हैं, गाड़ी धोते हैं पानी से ही। तो ये सब हमको फ्री मिल रहा है। तो हम लोग इसके एहसान के लिए नहीं मानते, नहीं वाह वो हर आदमी सोचता है, मतलब हम भारतीय लोग तो यही सोचते हैं कि भाई ये जो फ्री में नहीं है, ये ईश्वरी देन है। तो उस ये मान करके भाई ठीक है ये मेरे को दिए हैं, एहसान तो हम एहसानमंद हैं, हम आपको इसके बदले में पूजा पाठ करते हैं। तो ये उनकी प्रतिक्रिया है कि हमें ये मिला, हम उनको उनकी पूजा पाठ किए। आप अगर देखते होंगे तो ईश्वर कहाँ है इधर? ईश्वर को तो देखिए इसीलिए अगरबत्ती क्यों जलाया जाता है? अगरबत्ती जलाने का उद्देश्य यही है कि जो जलेगा तो बढ़ता नहीं है। ध्यान रखिए कभी भी जो अगरबत्ती होता है जलाया नहीं जाता। क्यों नहीं जलाया जाता? उससे धुआं निकाला जाता है। तो धुआं जाएगा कि हाँ ये फला मेरे भक्त है और ये जो धुआं उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा ये अगरबत्ती चढ़ाया गया। तो वो जो धुआं है वो जा करके आकाश में अंतिम उनको मानते हैं कि ये हेवन तक जाता है, स्वर्ग तक जाता है। इससे होता है कि हमारे भक्त जो है हम मेरी आराधना कर रहे हैं, उनको ये पता हो जाता है। ये धारणाएं हैं, ठीक है, अपनी अपनी धारणाएं हैं जो जैसा माने। तो इस तरह ये विकास हुआ। तो ये बोलते हैं नहीं मैं पूजा करूंगा, इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द आया कहाँ से? पंथ निरपेक्ष मतलब भारत में ये कहा गया कि आप अगर किसी का आराधना करते हैं तो कोई रोक टोक नहीं, आप करिए, हम निरपेक्ष हैं। नहीं तो हम सपोर्ट करेंगे कि आप और करिए, मैं मदद करता हूँ, और ना ही मैं मना करूंगा, मतलब न्यूट्रल पे रहेंगे। आप अगर मान रहे हैं तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष तात्पर्य है कि पंथ अगर सापेक्ष अगर समझेंगे, पंथ सापेक्ष क्या होता है? पंथ सापेक्ष मतलब जो भी भक्त लोग हैं उनके सापेक्ष उनकी हम प्रोत्साहन करना, सकारात्मक सोच इनको देना, मतलब विकास करना, तो ये सब बारे में आ जाएगा। और निरपेक्ष का तात्पर्य हो गया कि आप करिए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से करना करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ना हम आपको रोक टोक लगाएंगे। हाँ, लोक व्यवस्था होता है या राज्य सुरक्षा होता है, इसमें हम कुछ दखल दे सकते हैं, निर्बंधन के साथ है। तो ये सब बातें यहाँ पे पंथ निरपेक्ष हो गया। अब समाजवादी क्या है, साम्यवादी क्या है, लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग जाएंगे, संघ क्या चीज है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिसे अब समाजवादी एकदम अच्छे से समझिएगा, समाजवाद होता क्या चीज है। समाजवाद देखिए, समाजवाद से तात्पर्य है, अगर आप शुरू में देखें गांधी जी भी एक समाजवादी थी। समाजवाद और साम्यवाद से पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र क्या है और पूंजीवाद क्या है, तब अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें थोड़ा कार्ल मार्क्स हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये सबसे पहले अगर तो देखेंगे तो जो वेस्टर्न कल्चर में है, सुकरात में अगर देखेंगे
जो एथेंस था, तो वहाँ लोकतंत्र का विकास हुआ। तो लोकतंत्र विकास से तात्पर्य है, लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी खराबी है समझिए, कि ये क्या करता है कि ये जो है, जो पूंजीपति वर्ग का है इसको बढ़ावा दे देता है। मतलब अब उसमें निर्बंधन नहीं लगाते हैं, तो उसमें यही प्रॉब्लम आता है। अब वो जो भी माने, अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक समाजवाद हो तो जो भारत का है, मतलब वो जो पश्चिमी सभ्यता का मतलब आधार बना के चल रहे हैं, ठीक है। जो तो यूएसए हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, एस्टोनिया, जो भी ऐसे पूरे मतलब देश हैं, ये लोग लोकतंत्र के साथ साथ ये पूंजीपति वर्ग को जो है प्रोत्साहन देते हैं। तो उसमें हुआ क्या, और इसमें क्या कहते हैं, जो वंचित वर्ग लोग हैं, इनको जो है कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। सुविधाएं मतलब होता है कंपेरिजन टू पूंजीपति वर्ग लोगों से। तो जो पूंजीपति वाले वर्ग है, यही मान लीजिए, अगर इसको और अच्छे से समझना हो कि आप एक रेस कर रहे हैं, रेस में जो भी है सबको दौड़ा रहे हैं, एक साथ दौड़ाते हैं, चाहे लूला हो, मतलब चाहे दिव्यांग हो, चाहे बीमार हो, चाहे पेट खाना खाया हो या ना खाया हो, जो कोई खा रहा है, सबको एक साथ दौड़ा देते हैं। तो भाई उसमें जैसे जो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, आगे जाएगा, जो नहीं होगा वो पीछे हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये लोग फ्री छोड़ देते हैं। जो वंचित वर्ग लोग था, तो कालांतर में यही प्रोसेस चलता रहा। तो जो कार्ल मार्क्स समय जब आया, कार्ल मार्क्स ने ये देखा कि जो कंपनी वाले जो पूंजीपति वर्ग है, ये अमीर होते चले जा रहे हैं, जो गरीब है गरीब होते चला जा रहा है, और गरीबों को कोई सुन भी नहीं रहा है। सरकार जो है अमीरों को सुनती है, इसी को लोग तो राइट पक्ष वाले, और जो राजा होता है इसी को प्रश्रय देते हैं। क्यों? कि ये लोग कर देते हैं राजा को, वंचित वर्ग वाले कुछ नहीं देते हैं। तो ये फिर धीरे-धीरे ऐसे कालांतर में विकास हुआ। तो फिर अंत में लास्ट में जो है कार्ल मार्क्स ने इसका विरोध किया, नहीं बोला ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने बोला, भाई पूंजीपति, अगर आपको अपनी सत्ता वापस करना है तो आप बंदूक की नोक मतलब हिंसा करना पड़ेगा। पूंजीपति जो भी हो, उनको अगर ये सुसाइड इस प्रकार करते हैं तो उनका तुरंत कत्लेआम कर दो। तो इस बात से तस चलने लगा। तो ये लोग जो साम्यवादी हैं, वो लोग दो मतलब दो पक्ष देखते हैं, या तो वंचित वर्ग है या तो पूंजीपति वर्ग है। दो ही पक्ष देखते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं, विरोध नहीं करते। अच्छा, अब साम्यवादी में सिर्फ पहले आप जो समाजवाद समझे, आप अगर ये घटना आप समझ आए हो, अब हम समझाएंगे तब मतलब अब स्पष्ट करते हैं व्याख्या में। समाजवाद का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो और आपको जो है आपकी सुविधा वो हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो आप विरोध सिर्फ करिए, हिंसा मत अपनाइए, हिंसा मत करिए, हिंसा बिल्कुल करिए मत। तो आप विरोध करिए, भाई ये मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा करूंगा, सब कुछ करूंगा, मगर हिंसा नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं समाजवाद। इसको बोलते हैं समाज समाजवाद से जब ओवर होता है तब साम्यवाद बनता है। अच्छा, साम्यवाद कैसे होगा, मतलब मान लीजिए हिंसा चालू कर दिया, विरोध से हिंसा करनी है, तो अब समाजवाद से वो साम्यवाद बन गया। एकदम स्पष्ट इससे हो जाएगा। अब समाजवाद था, समाजवाद वाले कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते, अहिंसक ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मान लीजिए विरोध करते करते वो हिंसात्मक रूप ले लिया, तो अब वो समाजवाद साम्यवाद हो गया। साम्यवाद सदैव जो भी राज्य होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा, वो राजा नहीं होगा। साम्यवाद में सदैव वो भी चुना हुआ व्यक्ति, सार्वजनिक व्यक्ति उसका मालिक होगा, जो भी राज्य का होगा। इसी को बोलते हैं, जो भी साम्यवाद होते हैं वो लोग गणतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र मतलब जो हमारे राज्य का जो प्रमुख है वो सार्वजनिक व्यक्ति है। कोई मतलब इसमें वंशवाद, ये सब के राजा के मतलब वंश, ये सब प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। इसी को बोलते हैं साम्यवाद, सदैव गणतंत्र वाले होते हैं। जो मतलब गणतंत्र मतलब होता है जो हमारे राज्य का प्रमुख होगा वो सार्वजनिक व्यक्ति होगा, इसी को बोलते हैं साम्यवाद, इसी को बोलते हैं गणतंत्र। जब राजा किसी राज्य का, अगर राजा वंशानुगत है, उसको बोलते हैं राजशाही। महाराज अगर वो राजशाही नहीं है, उसमें चुना हुआ व्यक्ति कोई जाके बैठा है, उसको बोलते हैं गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक मतलब जो भी पद है, जो प्रमुख पद है राज्य का, वो अगर चुना हुआ व्यक्ति है तो उसको गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है। उसको गणतांत्रिक बोलते हैं। अगर राजा है तो राजशाही बोलते हैं। इसी इंग्लैंड में राजशाही है, भारत में गणतांत्रिक है, चीन में गणतांत्रिक है, रूस में गणतांत्रिक है, और आप अब यूएसए में देखेंगे तो भी गणतांत्रिक है। मतलब अगर गणतांत्रिक है, वहाँ लोकतंत्र ज्यादा है, लोक ही तंत्र समझिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उस अब देखिए, अब ये तो रहा समाजवाद और साम्यवाद। साम्यवाद समाजवाद में बहुत बारीक अंतर है। हिंसा का रूप लिया, श्री माओ ने क्या कहा था? माओ ने ये कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलता है। अब मतलब इनका समझ में आ गया नहीं, ये वो बोलते हैं। और गांधी जी क्या बोले? नहीं, अहिंसा छोड़े ही नहीं।
आप देखिए गांधी और नेहरू जी का जो समाजवाद था ये तरफ था और साम्यवादी जो विचारधारा का देखा जाए वहाँ उस तरफ था। अच्छा इसमें कट्टरता दोनों में है। कट्टरता दोनों में कैसे है? अगर मान लीजिए कट्टरता में देखें दोनों अगर अब चरम पर रहेगा तो चाहे अगर साम्यवादी चरम पर रहेगा तो भी कत्लेआम होता है और आशाई जो भी होगा तानाशाह होगा तो वो तो होगा। इसी हिटलर ने 60 लाख मतलब कत्लेआम किया था। तो वो तानाशाही समझिए। तो वो सत्तावादी मानसिकता के लोग हैं। अभी साम्यवाद भी अच्छा नहीं है। ये भी चरम पर हो जैसे अगर आप चरम की बात करें जैसे पोल पोट था, जो पोल पॉट था वहाँ कंबोडिया का, उन्होंने 20 लाख हत्याएं की थी। और जिससे आप रूस में चले जाइए स्टालिन का ले लीजिए, उन्होंने क्या 40 लाख हत्याएं किया। तो साम्यवाद जो चरम पर रहेगा वो भी अच्छा नहीं है। तानाशाह जो हिटलर था वो समझिए 60 लाख हत्याएं की है, वो भी अच्छा नहीं है। तो मीडियम अगर रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि समाजवाद साम्यवाद मतलब ये अपने सीमा में रहेंगे तभी, चरम पर कोई न जान नहीं पाए, चरम पर रहेंगे तो हत्याएं ही होंगी। तो हमने बोला समाजवाद क्या है? समाजवादी ने बोला कि समाज ऐसा हो जो भी अगर आप उसको आपत्ति होती है, उसका जो भी मौलिक अधिकार हनन होता है तो उसे विरोध करेगा, हिंसा का सहारा नहीं लेगा, उसको बोलते हैं हम समाजवाद। और वो विरोध भी करेगा। अगर मान लीजिए उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सामाजिक आर्थिक जो भी उसकी हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसकी जो समानता नहीं मिल रही है, उसने हिंसा का सहारा लिया, उसको हम बोलते हैं साम्यवाद। ठीक, तो ये रहा आपका समाजवाद, ये रहा आपका साम्यवाद। अब हम लोग देखते हैं कि पूंजीपति क्या है और और अगर आप देखा जाए कि गणतांत्रिक क्या है, गणतंत्र में क्या है, पूंजीवाद में क्या है। एक बोलते हैं लोकतांत्रिक पूंजीवाद है, एक एक तरफ है जो है आप देखेंगे साम्यवाद गणतांत्रिक है। तो इन्हें दूसरे दोनों में क्या अंतर है? जो लोकतांत्रिक अच्छा लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ने अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा दी है हम उससे समझेंगे। अब्राहम जी ने क्या कहा कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। अब जनता के द्वारा, जनता का मतलब जो भी जनता ने बनाया, जनता ही ताकत है, जनता के द्वारा चुना गया है। कोई मान लीजिए जनता के द्वारा चुना गया और जनता के लिए, और वो क्या किया, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे मान लीजिए। तो अब इसे सबसे चलिए इसे समझ लेते हैं, क्या आप फिर से लिखेंगे टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या शब्द है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन लोकतंत्र है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए, तो जनता मूल स्रोत हुआ, जनता ही सब कुछ बना रही है। ठीक है, अब जनता के द्वारा चुना गया जो कोई प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि क्या करेगा? जनता के लिए क्या क्या काम करेगा? पुल बनवाएगा, सड़क बनवाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा और क्या बनवाएगा, और जो भी सुविधाएं होगा, राशन बंटवाएगा, जो भी वंचित वर्ग, तो ये सब जो प्रोसेस है वो जनता के लिए काम करेगा। उसके द्वारा जनता के द्वारा चुना गया और जनता के लिए वो काम करेगा। फिर जनता का शासन जो भी इस तरह के जो भी शासन रहेगा वो लोकतंत्र है, उसी को लोकतंत्र हम बोलते हैं। इस तरह की जो प्रोसेस है यूसी में आप देखेंगे, जनता के द्वारा डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो ये लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति बनाया गया है। डायरेक्ट जो है वहाँ चूज की मतलब आपका प्रत्यक्ष रूप से समझिए तो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका लोकतंत्र। अच्छा वहाँ आप लोकतंत्र हुआ, मगर वहाँ जो पूंजीपति वर्ग है उनको वरीयता दी, वरीयता मतलब उस उनके लिए उनके आधार पे ही कानून बनाया जाता है, वंचित वर्ग लोगों के लिए नहीं बनाया जाता। ये चीज जो है पूंजीवाद को प्रश्रय देता है। अब आप देखेंगे चाइना के ले लीजिए या रूस के ले लीजिए, तो उसमें देखेंगे साम्यवादी गणतांत्रिक क्यों है? उनका गणतांत्रिक मतलब है जो हेड है मेरा, जो राष्ट्रपति है, पहली बात तो वो जो है वो सार्वजनिक व्यक्ति है, यानी वो गणतांत्रिक हो गया, जो प्रमुख है। ठीक है, और दूसरी बात जो साम्यवाद क्या चीज है वो आपको बताया ही है। इसमें जो भी रहेगा आधार जो बनाने का रहेगा, जो सरकार जो बनाएगी आधार बना के, वो वंचित वर्ग के लोगों को आधार बना करके ही प्लान पूरा बनाया जाएगा। और जो पूंजीपति वाले वर्ग में है वहां सबको एक समाज, जो हम लोग आर्टिकल अगर 14 में देखेंगे, विधि के समझ समता नहीं कहा जाता है, सब बराबर है। तो ये इस पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग फ्री, जो फ्री इकोनॉमिक है वो लोग इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो 1900 आप देखेंगे 28 में जो आया था ना आपका जो आप वो आया था, इकोनॉमिक्स क्रैश कर गया था, उसमें यही है कि कहा गया था जो अर्थशास्त्रियों द्वारा कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए,
तो हस्तक्षेप नहीं किए तो क्रैश हो गया वो, शटडाउन हो गया अर्थव्यवस्था। तो उस तरह के रूल बनाते हैं ये लोग। ये लोग वंचित वर्ग में वो ध्यान उतना नहीं देते हैं, मगर वंचित साम्यवादी में तो वंचित वर्ग के आधार पे ही लगाया जाए, पूंजीपतियों का प्रश्रय नहीं दिया जाए, चीन इसका उदाहरण है। ठीक है? तो ये रहा आपका, हमने बताया समाजवाद, साम्यवाद बताया, गणतंत्र बताया, उधर लोकतंत्र और लोकतंत्र क्या है उसके बारे में बताया, और आपके पूंजीपति वर्ग है, वंचित वर्ग है, ये दोनों बातें रही। अच्छा, इसमें ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे और क्या शब्द इसमें है? हुँ। तो ये यहाँ तक है। चलिए ठीक है, बस हम कल से नेक्स्ट से भाग 1 बताएँगे, भाग 1 में क्या है, और 1 से 4 आर्टिकल तो भाग में रखा गया है। तो भाग 1 में क्या बताया गया है? भाग 1 में अरे! पार्ट 1 में बताया गया ना कि उसमें कि आपका इंडिया दैट इज़ भारत। इसमें बहुत विवाद हुआ, इंडिया ही क्यों, भारत क्यों? जिसपे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अम्बेडकर साहब थे, ये लोग भारत क्यों नहीं बोले, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों चाहते थे भारत हो? ये सब, ये कल हम लोग इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है? थैंक यू।